डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे 12th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका मिसलेनियस क्वेश्चन। आज यह मिसलेनियस एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो है। हम पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 9 तक सवाल उसमें डिस्कस किए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करेंगे और इस दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि किसी सेट में 1 से लेकर के n तक सदस्य है। एक सेट ए है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक सदस्य है और सेट बी में भी आपका वही है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक सदस्य और सेट ए से सेट बी के लिए फंक्शन डिफाइंड है f। तो बताना है कि फंक्शन f जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है और अनटो होना चाहिए। फंक्शन f यानी कितने प्रकार का हो सकता है और उसमें अनटो फंक्शन का संख्या बताना है। ऐसे टोटल प्रकार हम बात करें तो उसका अलग हो जाएगा, लेकिन हमें सेट ए से सेट बी के लिए टोटल नंबर ऑफ अनटो फंक्शन निकालना है। ठीक, देखिए इसमें क्या होना चाहिए अनटो फंक्शन में। अनटो फंक्शन का शर्त होता है कि सेट बी का हर सदस्य इधर कनेक्ट होना चाहिए। अगर सेट बी में एक भी सदस्य अगर इधर छूट गया फिर आपका अनटो नहीं हो पाएगा। तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा। देखिए हम इसके प्रत्येक सदस्य को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका पहला सदस्य, इसमें हम लोग कितने प्रकार से जोड़ पाएंगे? तो पहले सदस्य को हम n प्रकार से जोड़ पाएंगे और इसके दूसरे सदस्य को, अब जिसके साथ में पहला जुट गया अब इसका कोई दूसरा सदस्य उसके साथ नहीं जुटेगा क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी मतलब कोड में n वे सेट तरीका से कनेक्ट हो सकता है। सेट बी का जो पहला सदस्य, इसमें पहला किसी को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट बी के पहले सदस्य को एक तरीका से जोड़ सकते हैं, इसके दूसरे सदस्य को n-1 तरीका से, इसके तीसरे सदस्य को n-2 तरीका से, इसी प्रकार से डॉट डॉट इसके nवां सदस्य को एक तरीका से जोड़ सकते हैं। अब अनटो फंक्शन के लिए ये सभी काम होना चाहिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज 1 2 3 डॉट डॉट n तक का गुणा, जिसको हम लोग फैक्टोरियल n कहेंगे। यानी सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड अनटो फंक्शन का जो संख्या होगा वो फैक्टोरियल n होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें एक और भी सवाल हो सकता है, पूछता है कि टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं। टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो इसका जवाब होता, जैसे देखिए अब सेट ए से हम लोग बात करेंगे। सेट ए के एक सदस्य को इधर n तरीका से जोड़ा जा सकता है, इसके दूसरे तरीका को भी n तरीका से जोड़ा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक सदस्य को सेट बी में n तरीका से जोड़ सकते हैं। अगर सवाल कहता टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसका जवाब होता है n के पावर n। सेट ए के प्रत्येक सदस्य को हम लोग n तरीका से जोड़ सकते हैं सेट बी में, इसलिए n के पावर n हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। इसमें और भी एक सवाल पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। देखिए आपके फंक्शन का टोटल संख्या है और ये अनटो फंक्शन का संख्या है, तो बाकी जो बच गया वो सब आपका इनटू फंक्शन होगा। इसका जवाब हो जाएगा n के पावर n माइनस फैक्टोरियल n। ये हो गया आपको टोटल इनटू फंक्शन का संख्या।
गया अनटू फंक्शन की संख्या, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से इस पे 3 तरह का सवाल पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल अनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेट एस में ए बी सी 3 एलिमेंट है और सेट टी में 1 2 3 यहाँ भी 3 एलिमेंट है, और एक फंक्शन है एफ जो एस से टी के लिए डिफाइंड है, और इस पे 2 क्वेश्चन पूछा गया। प्रत्येक केस में आपको बताना है कि एफ का इनवर्स क्या होगा, और किसी फंक्शन में हम लोग इनवर्स उसका तभी निकाल पाते हैं जब वह फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होता है। तो हम लोग बारी बारी से जांच लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। एस और टी इन दो सेट को यहाँ बना देते हैं, और फंक्शन एफ को यहाँ पे एरो फॉर्म में दिखला देंगे। तो यहाँ पे ए बी सी 1 2 और 3 यहाँ दिया गया। ए जो है 3 से कनेक्ट है, बी 2 से, और सी 1 से कनेक्ट है। अब इस एरो डायग्राम से स्पष्ट है यह फंक्शन 1 1 भी है और अनटू भी है। तो कोई फंक्शन 1 1 अनटू होता है तो उसका इनवर्स निकलता है, और कैसे निकलता है? सीधे इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। आप इसका उल्टा चलिए, यही आपका कहलाएगा एफ इनवर्स, यानी डोमेन और कोडमेन, और इनवर्स के लिए ए डोमेन हो जाएगा और ए कोडमेन। आप इसको सीधा करके भी बना सकते हैं, टी इधर हो जाएगा, एस इधर हो जाएगा, ए बी सी 1 2 और 3 फंक्शन आपका एफ का इनवर्स है। 1 सी से कनेक्ट है, 2 बी से, और 3 ए से कनेक्ट है। इस बात को आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, नहीं तो इस बात को आप लोग चाहें तो रोस्टर फॉर्म में जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो है सी से कनेक्ट है, कॉमा 2 जो है बी से कनेक्ट है, और कॉमा 3 जो है ए से कनेक्ट है। ये रहा आपका जवाब। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन में चलिए। यदि दूसरे क्वेश्चन में भी आपको फंक्शन यदि 1 1 अल्टो होगा तो हम लोग इनवर्स निकालेंगे, अदरवाइज कह देंगे कि फंक्शन इनवर्सेबल नहीं है। यहाँ फंक्शन इनवर्सेबल था इसलिए इनवर्स निकला, अगर इनवर्सेबल नहीं होता तो इनवर्स नहीं निकलता। यहाँ भी आप सेट एस और सेट टी इन दोनों को यहाँ दिखला दीजिए। फंक्शन एफ है, जोड़ दीजिए। ए 2 से कनेक्ट है, बी 1 से कनेक्ट है, और सी भी 1 से कनेक्ट है। गौर से देखिए फंक्शन 1 1 भी नहीं है और अनटू भी नहीं है। लिख देंगे here f is not inversible because f is not 1 1 and अनटू। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। यहाँ 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। एक बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है स्टार और दूसरे बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है ओ टाइप का। अब देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन रियल से रियल के लिए डिफाइंड है, यानी बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर पे डिफाइन किया गया, और बाइनरी ऑपरेशन का नियम है स्टार वाले का, ए स्टार बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट होगा a माइनस बी का मॉडुलस, और इस बाइनरी ऑपरेशन का नियम है ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट के बराबर। अब इसमें आपको साबित करना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, और इसे साबित करना है कि यह बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। और इसके बाद आपको साबित करना है कि जो स्टार है इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। साथ ही साथ ये भी बताना है क्या
ये वाला बाइनरी ऑपरेशन इसका डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं और रीजन के साथ बताना है। चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार वाले को देखते हैं, कॉम्पिटिटिव डालते हैं। तो ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए, हम इन दोनों को कैलकुलेट करना बराबर हो जाएगा तो आपका रिजल्ट सही है। तो ए ऑपरेशन बी, देखिए रिजल्ट निकालने का तरीका है फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, ए माइनस बी का मॉडुलस होगा और इधर बी माइनस ए का मॉडुलस है। हम इसको बराबर किए और यहाँ बराबर दिख रहा है इज ट्रू, यह सत्य है, इज ट्रू, इसलिए स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव पे आ जाइए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इस ब्रैकेट वाले का रिजल्ट वाले निकालिए, ए माइनस बी का मॉडुलस और ऑपरेशन सी से करोगे, इसका रिजल्ट निकालो, ए माइनस बी का मॉडुलस माइनस सी का होल मॉडुलस, ये रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। पुनः आप कैलकुलेट करिए ए का ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से, तो हो जाएगा बी माइनस सी का मॉडुलस, ए माइनस बी माइनस सी का मॉडुलस का होल मॉडुलस। आप देखेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंट कंडीशन है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। लिखेंगे आप इस बात को, ए ऑपरेशन बी का ऑपरेशन सी से इक्वल नहीं है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के रिजल्ट से, इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो गया, एसोसिएटिव नहीं हुआ, लास्ट में लिख दीजिए हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव but not associative proof। स्टार कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, यह आपका साबित हो गया। तो इसका एक क्वेश्चन बन गया, ये सवाल बन गया कि स्टार कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम फिर चलते आपको इस पे क्वेश्चन करिए, सेकंड वाले बाइनरी ऑपरेशन पे। तो ए ऑपरेशन बी बराबर होगा ए एंड बी ऑपरेशन ए बराबर होगा बी, ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है, तो आप इस बात को दिखाएंगे क्योंकि ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए के, इसलिए ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अगला चलिए, ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट से ऑपरेशन सी करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट होगा ए और पुनः रिजल्ट हो जाएगा ए। अब ए का ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से, यहाँ पे बी और सी का रिजल्ट निकालेंगे तो हो जाएगा बी, और जब ए और बी का ऑपरेशन का रिजल्ट निकालेंगे तो हो जाएगा ए। ए देखिए दोनों इक्वल हो रहा है, लिख लेंगे इस बात को, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से, इसलिए इज एसोसिएटिव। इसलिए जो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, लास्ट में लिख लीजिए
हेंस देखिए जो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ लेकिन एसोसिएटिव हुआ, लिख लीजिए हेंस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव but not commutative truth। यह एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये साबित हो गया। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले सवाल पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके अगले सवाल पे आते हैं। अगला में साबित करना है कि स्टार जो है ओ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो उसका शर्त होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से, यहाँ पे लिखेंगे ए ऑपरेशन बी और इधर ए ऑपरेशन। यदि आपको ये दोनों बराबर हो जाएगा इसका मतलब जो स्टार है ऑपरेशन ओ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले का ऑपरेशन करेंगे। यह रिजल्ट आएगा आपका बी, और जब ए और बी का ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ए माइनस बी का मॉडुलस, क्योंकि स्टार का नियम है फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट का होल मॉडुलस। अब आरएचएस वाले पार्ट पे चलिए। अब देखिए इसका रिजल्ट निकालिए। ए का स्टार बाय ऑपरेशन बी से करेंगे, ए माइनस बी का मॉडुलस होगा, और यहाँ पे जब ए और सी का स्टार ऑपरेशन होगा ए माइनस सी का मॉडुलस होगा, और अब दोनों रिजल्ट का ऑपरेशन ओ करना है। अब इन दोनों का ऑपरेशन करना है तो इसका नियम है कि रिजल्ट फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा ए माइनस बी के मॉडुलस के बराबर। हम लोग देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, लिखेंगे चूंकि एलएचएस is equal to RHS, so a star is distributive over boundary operation। इसका तीसरा सवाल बन गया। आप इसे भी नोट कर लीजिए। हम चौथे सवाल पर चलते हैं। इसके चौथे सवाल में आपका है देखिए चौथे सवाल में बताना है कि ऑपरेशन जो ओ है वो स्टार पे डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं। यही होता है ऑपरेशन ओ को स्टार पे डिस्ट्रीब्यूटिव होने का शर्त। अगर ये दोनों साइड का रिजल्ट इक्वल होगा तो हम लोग कहेंगे कि जो ऑपरेशन ओ है स्टार पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का ऑपरेशन करिए, तो बी माइनस सी का मॉडुलस और ऑपरेशन ओ ए के साथ, यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया, रिजल्ट फर्स्ट के बराबर होगा। अब आरएचएस पे आ जाइए। चलिए ब्रैकेट के अंदर वाले का पहले कैलकुलेशन करिए। इसका रिजल्ट होगा ए और इसका भी रिजल्ट होगा ए। अब इन दोनों का स्टार बाइंड ऑपरेशन जब करेंगे ए माइनस ए का मॉडुलस रिजल्ट हो जाएगा, यानी इधर वाले का रिजल्ट हमेशा शून्य होगा। अब देखिए दोनों इक्वल नहीं है, जब ये शून्य होगा तब तो शून्य हो जाएगा, लेकिन अब ये शून्य ना हो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। आप लिखेंगे सिंस LHS
not equal to RHS, so boundary operation O is not distributive over स्टार बाउंड्री ऑपरेशन। आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चारों सवाल डिस्कस कर दिए। आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का है, सवाल कह रहा है कि x जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है और px x का पावर सेट है। एक बाउंड्री ऑपरेशन स्टार है जो पावर सेट px पर डिफाइन किया गया है और बाउंड्री ऑपरेशन स्टार का नियम है a और b का ऑपरेशन का रिजल्ट होगा a माइनस b और b माइनस a का यूनियन फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू px। अब इसमें सवाल है कि जो फाई जो है, फाई मतलब जो एम्प्टी सेट है, क्योंकि पावर सेट में एक सेट एम्प्टी भी होता है। जो एम्प्टी सेट है वह इस बाउंड्री ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यदि एम्प्टी सेट आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट के शर्त को सैटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट का शर्त देख लेते हैं क्या होता है। ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए बराबर ए कॉमा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू px। देखिए यही आपका ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोट किए हैं। अगर इसके जगह पे फाई रखने से अगर यह कंडीशन सैटिस्फाइड हो जाता है, इसका मतलब फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है। यही जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोट कर रहे हैं। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का शर्त है। अगर इसको फाई सैटिस्फाई कर देगा मतलब फाई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। हम लोग यहाँ पे लेट ई बराबर फाई ले लेते हैं। यहाँ पे चेक करिए ए ऑपरेशन फाई, फाई ऑपरेशन ए और ए। अब देखिए ऑपरेशन का रूल क्या है, दोनों सेट का डिफरेंस बारी बारी से और उसका यूनियन। आप यहाँ लिखेंगे a माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए। इसमें लिखिए फाइव माइनस ए यूनियन a माइनस फाइव बराबर। अब देखिए a में फाइव घटाएंगे तो a होगा और फाइव में जब a घटाएंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं और घटाएंगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा। तो a और फाइव का यूनियन हो गया। यहाँ पे फाइव यूनियन ए होगा और a, यहाँ पे a हो गया, a भी a हो गया और लास्ट में भी आपका a इज ट्रू। आप e बराबर फाइव मान लिए, मतलब फाइव को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट मान करके जब आगे बढ़े तो यह एक सही रिजल्ट दिया। इसका मतलब फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप लिख लेंगे इसलिए फाइव इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार बाइनरी ऑपरेशन का यह आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस बात को आप लोग नोट करिए। इसके अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। इसके अगले सवाल पे चलिए। तो अगला सवाल है कि px के जितने भी सदस्य हैं सब इनवर्सेबल है अपने आप के। px के जितने भी सदस्य हैं सब अपने आप के इनवर्सेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स का शर्त लिख लेते हैं। a ऑपरेशन b ऑपरेशन a बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव a होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट
अब देखिए कि अगर सेट Px के प्रत्येक सदस्य अपने आप का इनवर्सेबल है, मतलब A और B बराबर करने पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अगर हम लोग B के जगह पे लेट B बराबर A कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, A ऑपरेशन A और यहाँ भी A ऑपरेशन A बराबर 5 आप लिखेंगे A माइनस A का यूनियन A माइनस A से, ये भी आपका वही रिजल्ट होगा बराबर, जब A में A घटा ही देंगे A भी 5 हो जाएगा और वो भी 5 हो जाएगा। और 5 का यूनियन 5 से करेंगे तो 5 ही होगा, इज ट्रू। तो हम लोग यहाँ देखे हैं ए होता है इनवर्स का कंडीशन, अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए बराबर 5 हो जाए तो जो बी होता है ए का इनवर्स होता है, और बी को हम लोग फिलहाल ए मान लिए। देख लेते हैं कि इसको रखने पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग बी के जगह पे ए बैठा दिए, और जो बाइनरी ऑपरेशन का रूल है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट माइनस सेकेंड सेट, सेकेंड सेट माइनस फर्स्ट सेट का यूनियन, इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे लिखने के बाद पता चला कि ए में ए घटा, ए में ए घटा, ए में ए घटा, सब आपका 5 होगा, और लास्ट में 5 का यूनियन 5 से करेंगे तो रिजल्ट 5 होगा, और लास्ट में आपका सही रिजल्ट आया। इससे साबित हो गया कि जो बी है ए का इनवर्स है और बी का मान खुद ए है। लिख देंगे सो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए रूट, क्योंकि जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है और बी को हम लोग ए मान चुके हैं, इसलिए ए का इनवर्स जो है वो बी है। अब इस बात को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में सेट ए आपका है 0 1 2 3 4 5 और ए ऑपरेशन बी आपको डिफाइन किया गया है दो कंडीशन में, जब a प्लस बी 6 से छोटा होगा तो दोनों को जोड़ना है, और जब बड़ा और बराबर होगा तो दोनों को जोड़ करके 6 घटाना है। तो यही आपका बाइनरी ऑपरेशन का रूल है दो कंडीशन में। अब इसमें आपको साबित करना है कि इस सेट का जो शून्य सदस्य है यह आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी का शर्त लिख लीजिए पहले। यही आपका आइडेंटिटी का शर्त है। हम लोग क्या करते हैं, ई बराबर पहले शून्य बैठा करके इसको जांचते हैं, अगर यह सही रिजल्ट देगा इसका मतलब जो ओ है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो आप इसमें बैठा दीजिए तो हो जाएगा ए ऑपरेशन ओ ऑपरेशन ए और ए। अब देखिए इन दोनों का जोड़ है ए प्लस 0, ये 6 से कम वाले कंडीशन में जाएगा, ज्यादा और बराबर वाले कंडीशन में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू हम 5 तक ले सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसलिए इस ऑपरेशन को ऊपर वाले रूल के अनुसार तोड़ देंगे। ए प्लस 0, 0 प्लस ए और हो गया ए, 0 जोड़ने से वैल्यू में अंतर नहीं होता, इसलिए तीनों पार्ट बराबर हो गया और यह एक सही रिजल्ट आया। यह सत्य है, इज ट्रू, यह सत्य है। इसलिए O is identity element। प्रूफ, इसलिए वो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट साबित हो गया। अब इसके दूसरे सवाल पर चलिए। कह रहा कि सेट ए का कोई सदस्य अगर ए है तो उसका इनवर्स एलिमेंट 6 माइनस ए होगा। इनवर्स का शर्त लिखिए, ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए बराबर हमेशा होना चाहिए ई के। अब देखिए यहाँ पे जो बी होता है ए का इनवर्स होता है,
here b is inverse of a। यहाँ जो होता है a का इनवर्स आपका b होता है और इसी को हम लोग 6 माइनस a मान लेते हैं। हम लोग मान लिए कि b जो है 6 माइनस a है, इसको रख करके इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। तो रख दीजिए a ऑपरेशन 6 माइनस a के साथ 6 माइनस a का ऑपरेशन a से, और आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू आपको पता है 0। अब देखिए ये दोनों सदस्यों का ऑपरेशन करना है तो पहले इन दोनों को जोड़िए और जोड़ कर देखिए इसका वैल्यू क्या आता है। उसके बाद हम इन दोनों में से कोई एक रूल चुनेंगे। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। a प्लस 6 माइनस a कट जाएगा, 6 आएगा, यानी इस कंडीशन में चला गया। इसका रूल क्या है? दोनों सदस्यों का जोड़ -6। आप दोनों सदस्य को जोड़ दीजिए और 6 घटा दीजिए। यहाँ भी दोनों को जोड़ करके 6 घटा दीजिए तो आपका सब कट गया, 0 0 और 0। इज ट्रू, यह एक सत्य हो गया, यह सही रिजल्ट आया, यानी तीनों भाग बराबर हो गया। इसलिए कहेंगे 6 माइनस a इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ a रूट। 6 माइनस a जो है एलिमेंट a का इनवर्स एलिमेंट है, साबित। अब इस बात को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ सेट ए और सेट बी दिया गया और f और g दो फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी के लिए डिफाइंड है, और f और g का रूल दिया गया। दूसरा क्या है, दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन में सेट ए के जितने भी सदस्य हैं सब रख करके चेक करते हैं। अगर सेम इनपुट पे अगर हमेशा इन दोनों फंक्शन का सेम आउटपुट आएगा तो हम लोग कहेंगे दोनों फंक्शन इक्वल है। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं f-1। f-1 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 2। फिर निकालिए f0, तो 0 का स्क्वायर -0 0 हो गया। f1 निकालिए, 1 का स्क्वायर -1 ये भी 0 होगा। और f2 निकालिए तो 2 का स्क्वायर -2 ये आपका 2 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। इक्वेशन 1 में आपको फंक्शन f का रिजल्ट है। अब पुनः g के लिए चलिए, तो g -1, इसमें -1 बैठाइए तो -1 और -1 बटा 2 -3 बटा 2, और -1 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 3 -1 यानी 2। अब जी 0 का देखिए तो 2, 0 -1 बटा 2 और -1 ये आपका 0 हो जाएगा। G1 देखिए 1 -1 बटा 2 और -1 ये भी आपका 0 हो जाएगा। और G2 देखिए 3 बटा 2 होगा, 2 2 कटेगा, 3 -1 यानी 2 हो गया। इस रिजल्ट को हम लोग इक्वेशन 2 से डिनोट कर देते हैं। देखिए 1 और 2 दोनों में f और g फंक्शन में सेम इनपुट देने से सेम आउटपुट आया। लिख देंगे इस बात को, फ्रॉम 1 and 2 g and f both are same function। f and g both are same function। आंसर f और g आपका सेम फंक्शन है, इस बात को नोट कर लीजिए। यहाँ गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक सेट दिया गया जिसमें आपको 1 2 3 सदस्य हैं
और कहा गया कि सेट पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं और उस रिलेशन में 1,2 और 1,3 का पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए हम इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना चाहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको 1,1 और 2,2 और 3,3 तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन का दिया है 1,2 और 1,3 भी होना चाहिए। आप देखिए गौर से, अभी तक आपका रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इन दोनों पेयर के आने से सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो जब सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 1,2 है तो 2,1 लिखना होगा और 1,3 है 3,1 लिखना होगा। अब जांच करके देखिए क्या ये इक्विवेलेंस है, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का कंडीशन स्पष्ट दिख रहा है। ट्रांजिटिव का कंडीशन देखना होगा कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें कुछ और भी सोचना होगा। तो यहाँ देख लीजिए ट्रांजिटिव का शर्त होता है A, B, B, C, तो फिर A, C का पेयर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉमा यानी 2,1 पे जांच लेते हैं। देखिए A का मान 2 हो गया और B का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे एक को रख दीजिए, एक से पेयर बनाया है, एक 2 से भी पेयर बनाया और एक 3 से भी पेयर बनाया। इस रिलेशन में एक का पेयर है, एक का 2 से पेयर है, एक का 3 से पेयर है। तो C का हमें 3 वैल्यू मिला, इन तीनों वैल्यू से A का पेयर होना चाहिए। तो आपको मिलना चाहिए 2, 1 का पेयर, 2, 2 का पेयर और 2, 3 का पेयर। ये दोनों तो मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिल रहा, मतलब फिलहाल यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए 2, 3 का पेयर चाहिए। इसमें आप 2, 3 का पेयर जोड़ दो। तो जब 2, 3 जोड़ोगे तो फिर सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 3, 2 भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए गौर से, यह रिलेशन एक ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, मतलब ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। और देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के चक्कर में सेट ए से सेट ए पर आपका 9 पेयर बनेगा। ये 9 पेयर इसमें शामिल हो गया। अब इसके अलावा कोई दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि जितने पेयर थे सभी पेयर को जब शामिल किए तब जाके इक्विवेलेंस बना। इसलिए इस सेट पर बनने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन का संख्या केवल 1 होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है और ऑप्शन डी में 4 है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में एक सेट दिया गया और इस सेट पे कह रहा है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं जिसमें आपको 1,2 का पेयर प्रेजेंट हो। तो देख लीजिए यहाँ पे 1,1, 2,2 और 3,3। आपको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तीनों पेयर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। साथ में क्वेश्चन का डिमांड है 1, 2 होना चाहिए, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 भी रख दीजिए। अब इसको जांच करके देखिए, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, आपको ट्रांजिटिव भी है। एक रिलेशन आपका यहां मिल गया। अब दूसरा R 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 क्वेश्चन का डिमांड है और 2,1 सिमेट्रिक बनाने के लिए कर। अब तक हम लोग 5 पेयर इसमें डाल दिए, 4 पेयर बच गया, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2। अब उनमें से किसी भी एक पेयर को अगर हम डालते हैं तो उसका सिमेट्रिक बनाने के लिए हम 1, 3 डालें तो 3, 1 डालना जरूरी है।
जब इसको जांच करेंगे, अभी अभी आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बताए थे कि 2 3 का पेयर नहीं बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 1 का पेयर है, 1 3 का पेयर है, लेकिन यहाँ पे 2 3 का पेयर नहीं है। इस वजह से यह ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो इसको 2 3 और 3 2 को ऐड करना होगा, अब जाकर के यह ट्रांजिटिव हो गया। तो कुल मिला जुला के आपको 9 पेयर शामिल हो गया, इसलिए हो गया आपका दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें आपको 1 और 2 का पेयर मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 17 में सेट 1 2 3 पे आपको 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, जिसमें 1 और 2 का पेयर प्रेजेंट होगा। 18 देख लीजिए, फंक्शन f और फंक्शन g दोनों रियल से रियल के लिए डिफाइंड है। फंक्शन f और g का रूल दिया गया और आपको करना क्या है, f o g और g o f को x बिलोंग्स टू 0 ओपन 1 क्लोज के लिए जांचना है कि कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। पहले निकालते हैं f o g मतलब f g x। अब f g x का रूल आपको यहाँ सामने दिख रहा है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। किस किस कंडीशन में, तो gx जब 0 से ज्यादा होगा, gx जब 0 होगा और gx जब 0 से कम होगा। अब गौर से देखिए, जब हम लोग gx में x का वैल्यू 0 1 के बीच में बैठाएंगे, ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब 0 1 के बीच में बात करेंगे तो वैल्यू 0 होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे किसका वैल्यू 0 होगा, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच में, और इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब x बराबर 1 हो। क्योंकि जैसे ही हम लोग 0 1 के बीच में वैल्यू बैठाएंगे, इसका वैल्यू 0 होगा, वो इस कंडीशन में आ जाएगा और उसका वैल्यू 0 होगा। और जब हम लोग x का मान 1 बैठाएंगे, तो 1 का ग्रेटेस्ट डियर 1 होगा, वह पॉजिटिव के कंडीशन में जाएगा और उसका वैल्यू 1 होगा। ये हो गया आपको FOG। सेम इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे GOF। तो GOF मतलब GFX, और GFX का रूल है, अब गौर से देखिए, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में बैठाएंगे, चाहे 1 बैठाएंगे, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, कॉमा x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, और इसका वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग देख लिए, क्योंकि फंक्शन में 0 1 के बीच वैल्यू बैठाने से नहीं है, पॉजिटिव कंडीशन में चला गया, और जैसे वो पॉजिटिव कंडीशन में जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा और 1 का ग्रेटेस्ट नियर 1 होगा। तो हम लोग क्या देख लिए, यहाँ आपका इक्वेशन 1 है और इसको कहा इक्वेशन 2, ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 GOF and FOG not coincide for x belongs to 0, 1। अब इस बात को नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। आपको सेट ए दिया गया और कहा कि सेट ए पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। देखिए बाइनरी ऑपरेशन का इस अर्थ है, बाइनरी ऑपरेशन a क्रॉस a के एलिमेंट को सेट a से जोड़ता है। आप सबसे पहले देख लीजिए a क्रॉस a में कितने सदस्य हैं। a क्रॉस a में सदस्य होंगे a, b और b, a और b, b। और a में आपका सदस्य है a,
अब आपको एक फंक्शन की तरह काम करता है। देखिए इस सेट के प्रत्येक सदस्य को हम लोग इसमें दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसे भी 2a से, इसे भी 2a से, इसे भी 2a से, इसे भी 2a से। इसके प्रत्येक सदस्य को हम लोग दो तरीका से सेट a, b में जोड़ सकते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर हो जाएगा 2 के पावर 4 मतलब 16, क्योंकि स्टार जो ऑपरेशन है फंक्शन की तरह काम करता है, इसलिए a क्रॉस a के प्रत्येक सदस्य को इसमें जोड़ना अनिवार्य है और प्रत्येक सदस्य इसमें दो तरीका से जोड़ रहा है, इसलिए सभी सदस्यों को इस सेट में जोड़ने का टोटल तरीका हो जाएगा 2 का 4 बार गुणा मतलब 2 के पावर 4, रिजल्ट हो गया 16। ऑप्शन नंबर बी आप इसको नोट करिए।